नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इतिहास के वो सभी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पुरापाषाण काल। दोस्तों, पुरापाषाण काल में सबसे पहले जो है पत्थर के औजार पाए गए थे और आग का आविष्कार भी जो है वह पुरापाषाण काल में ही हुआ है। नवपाषाण काल में आपका पहिए का आविष्कार हुआ है और मध्यपाषाण काल में जो है वह पशुपालन की शुरुआत हुई है। तो इन सभी को याद रखिएगा कि आग का आविष्कार और पत्थर के औजार सबसे पहले जो है वह पुरापाषाण काल में पाए गए थे। पहिए का आविष्कार जो है वह नवपाषाण काल में हुआ है और पशुपालन की शुरुआत जो है वह मध्यपाषाण काल में हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए, विशाल स्नानागार। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन जो है वह विशाल स्नानागार है। अब मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का खोज जो है यह 1922 में किया गया था और यहाँ पर जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति पाई गई थी। एक पुरोहित राजा की भी मूर्ति पाई गई थी। यह है आपका पुरोहित राजा जिसका मूर्ति जो है वह पाया गया था मोहनजोदड़ो में। कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति पाई गई थी। यह है आपका कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति जो है वह मोहनजोदड़ो में पाई गई थी और स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुआ था यहाँ पे और एक मुहर प्राप्त हुआ था जिसमें जो है नौ का चित्र बना हुआ था और जो है एक नटराज की मूर्ति भी पाई गई थी मोहनजोदड़ो में जिसका चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए, श्रावस्ती में। दोस्तों, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है वह श्रावस्ती में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो वह पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सारनाथ। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो है यह यूपी में स्थित है। अब जानते हैं हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु जो है वह नेपाल में स्थित है। इसके बचपन का नाम जो है वह सिद्धार्थ है और गौतम बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। दोस्तों, यह प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? तो उसका उत्तर है आपका निरंजना नदी के तट पर हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वह दिया था आपका सारनाथ में और जो प्रथम उपदेश है इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश को। उसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है यह श्रावस्ती में दिया है और गौतम बुद्ध का प्रथम महिला शिष्य गौतम बुद्ध का प्रथम महिला शिष्य थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो है यह गौतम बुद्ध की मौसी थी और मौसी ने ही जो है गौतम बुद्ध का बचपन से लालन पालन किया था क्योंकि गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु जो है वह गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया था। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है यह कुशीनगर में दिया है। इसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गया था और इसकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है तो वह गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तथा यह बंगाल का जो है वह अंतिम गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, महावीर। दोस्तों, जैन धर्म का 24वां जैन तीर्थकर है आपका महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वह 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था जो कि वैशाली में स्थित है। इसके बचपन का नाम जो है वह वर्धमान है और महावीर स्वामी को महाज्ञान की प्राप्ति जुम्मी ग्राम में रिजू पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ था।
अक्सर जो है वह गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी में कन्फ्यूजन होता है आदमी को। तो आपको याद रखना है, महावीर स्वामी को महाज्ञान की प्राप्ति जुम्भी ग्राम में हुआ था, रिजू पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, इसको याद रखिएगा। और महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था, जमाली जो है इसका दामाद भी था। महावीर स्वामी का प्रथम महिला शिष्य चंदना थी, महावीर स्वामी का प्रथम महिला शिष्य चंदना थी। महावीर स्वामी के कुल 11 गंधर थे, महावीर स्वामी के कुल 11 गंधर थे। गंधर मतलब होता है कि 11 शिष्य थे जो कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन 11 गंधर में से 10 गंधर की मृत्यु महावीर स्वामी के मृत्यु के पहले हो गया था, और जो लास्ट में एक गंधर बचा था वह आगे चलकर जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष बना, जिसका नाम था आर्य सुधर्मन। तो इसको याद रखिएगा कि जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष था आपका आर्य सुधर्मन। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है वह 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हो गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला है कि जयपुर शहर का संस्थापक कौन था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राजा सवाई जयसिंह। राजा सवाई जयसिंह जो है यह जयपुर शहर का संस्थापक था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कालिदास। दोस्तों कालिदास ने ही मेघदूत पुस्तक को लिखा है। कालिदास ने कुल जो है वह 7 पुस्तक को लिखा है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बृहद्रथ। दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, और मौर्य वंश का स्थापना जो है या चंद्रगुप्त ने किया था 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश का स्थापना हुआ था, जो कि किया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक। दोस्तों बिंदुसार का पुत्र हुआ था आपका अशोक। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इंडिका। दोस्तों इंडिका पुस्तक जो है यह मेगास्थनीज ने लिखा था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है कि 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। दोस्तों 1925 का कानपुर कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, और सरोजिनी नायडू जो है यह कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यह कांग्रेस का जो है वह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं। 1896 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता जो है ये रहीमतुल्ला सियानी ने किया था। इस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। इसको याद रखिएगा कि 1896 का कलकत्ता अधिवेशन के दौरान ही प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। उसके बाद अगला है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में जिसका अध्यक्षता जो है वह बी.सी. नारायण ने किया था। इसमें प्रथम बार जो है वह जन गण मन गाया गया था, प्रथम बार जन गण मन गाया गया था। और तीसरा महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 का बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया था, और यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसका अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया था। तो यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमने पहले ही कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसका एक वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। लिंक मैं यहाँ पर आई बटन पर दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, अगर देखना चाहते हैं जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन ए, मगध काल को। दोस्तों मगध काल को जो है यह भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है कि 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। दोस्तों 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता जो है वह अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। इस समझौता का अध्यक्षता जो किया था वह क्या था, अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने जो है इस समझौता का अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही जो है ब्रह्म समाज का स्थापना किया है। और दयानंद सरस्वती ने जो है वह आर्य समाज का स्थापना किया है। इसको याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया है और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है
कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही भारत से सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। दोस्तों आगरा शहर का स्थापना जो है यह सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? ऑप्शन सी 1498 ईस्वी में। दोस्तों वास्को डी गामा ने भारत की खोज जो है वह 1498 ईस्वी में की थी। वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट पहुंचा था। कालीकट जो है यह बंदरगाह था, यहीं पर पहुंचा था वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन सी 1576 ईस्वी में। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था। न ही अकबर जीते थे और न ही महाराणा प्रताप हारे थे, यानी कि युद्ध बराबर हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय जो है वह लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। दोस्तों सूती वस्त्र के साक्ष्य जो हैं यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में। दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है वह 1600 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने ही जो है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित थे? ऑप्शन सी कनिष्क। दोस्तों आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो है यह कनिष्क के शासनकाल से संबंधित थे। चरक ने ही जो है वह चरक संहिता का रचना किया है। चरक ने ही चरक संहिता का रचना किया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन बी ग्वालियर। दोस्तों ब्रिटिश से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई का देहांत जो है वह ग्वालियर में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वह 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। वाराणसी कहाँ पे है? तो यह वर्तमान में यूपी में स्थित है। तो दोस्तों ये था आपका 25 महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास से जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।